प्रिय विद्यार्थियों, एमए पूर्वार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आप सब जानते ही हैं कि कोरोना संकट के कारण महाविद्यालय में आपकी कक्षाएं नहीं लग रही हैं और उसी कमी को पूरा करने के लिए ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है। आज हम इस वीडियो में छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी दूसरी इकाई में रखा गया है बिंदु। छायावाद के बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं। इसकी समय सीमा 1918 से लेकर 1938 तक के कालखंड में थी और इसके प्रमुख 4 स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा के काव्यों को भी आपने किसी न किसी रूप में पढ़ा ही होगा। आज हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी और किस प्रकार से ये अन्य कालों से भिन्न काल था, विशिष्ट था, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो इनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी वो हम कुछ शीर्षकों में बांट के देखेंगे। पहली है आत्माभिव्यक्ति। छायावाद में सभी कवियों ने अपने अनुभव को मेरा अनुभव कहकर अभिव्यक्त किया है। इस मैं शैली के पीछे आधुनिक युवक की स्वयं को अभिव्यक्त करने की सामाजिक स्वतंत्रता की आकांक्षा है। कहानी के पात्रों अथवा पौराणिक पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति की चिर आचरित और अनुभव सिद्ध नाटकीय प्रणाली उसके भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ नहीं थी। वैयक्तिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की मुक्ति से संबद्ध थी। यह वैयक्तिक अभिव्यक्ति भक्तिकालीन कवियों के आत्मनिवेदन से बहुत आगे की चीज़ है। यह ऐहिक व्यक्तिकता आवरणहीन थी। इस पर धर्म का आवरण नहीं था। सामंती नैतिकता को अस्वीकार करते हुए पंत ने उच्छ्वास और आंसू की बालिका से सीधे शब्दों में अपना प्रणय प्रकट किया है। उन्होंने ये लिखा था कि बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, यानी स्वयं की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। सभी कवियों ने कतिपय ऐसा ही किया है। वैयक्तिक क्षेत्र से आगे बढ़कर निराला ने अपनी पुत्री के निधन पर शोक गीत लिखा और जीवन की अनेक बातें साफ साफ कह डाली। आप जानते हैं कि सरोज स्मृति जो कविता थी उसमें उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में कहा है और साथ साथ संपादकों द्वारा मुक्त छंद का लौटाया जाना, विरोधियों का शाब्दिक प्रहार, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए एकदम नए ढंग से सरोज का विवाह करना आदि लिखकर सामाजिक क्षेत्र के अपने अनुभव सीधे सीधे मैं शैली में अभिव्यक्त किए हैं निराला ने। इसी तरह वन बेला में निराला ने अपनी कहानी के माध्यम से पुरानी सामाजिक रूढ़ियों पर और आधुनिक अर्थ पिशाचों पर प्रहार किया है। ये उनकी मूल विशेषता है। और इसके आगे चलकर छायावाद जो है वो अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद के रूप में सामने आता है, जो हम इस बात में आगे बढ़ेंगे। कुछ आचार्य इसे छायावाद की ही एक प्रवृत्ति मानते हैं और कुछ इसे साहित्य का एक नया आंदोलन, जिस विषय में हम आगे बात करेंगे। अभी हम देखते हैं नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। ये छायावादी
कवियों ने नारी को प्रेम का आलंबन माना है तथा छायावादी कवियों ने नारी के रूप, रंग व सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन किया है और नारी के प्रेम को अलौकिक माना है, यानी श्लोक से परे। उन्होंने नारी को प्रेयसी के रूप में, यानी प्रेमिका के रूप में ग्रहण किया, जो यौवन और हृदय की संपूर्ण भावनाओं से परिपूर्ण है, जिसमें धरती का सौंदर्य और स्वर्ग की काल्पनिक सुषमा समन्वित है। अतः इन कवियों ने, यानी ये सारे कवियों ने, प्रेयसी के कई चित्र अंकित किए हैं। कामायनी में प्रसाद ने श्रद्धा के चित्रण में जादू भर दिया है। छायावादी कवियों का प्रेम भी विशिष्ट है, अन्य काल के जो कवियों ने प्रेम प्रकट किया उनसे विशिष्ट है। इनके प्रेम की पहली जो विशेषता है वो यह है कि इन्होंने स्थूल सौंदर्य की अपेक्षा सूक्ष्म सौंदर्य का ही अंकन किया है, जिसमें स्थूलता, अश्लीलता और नग्नता नहीं है। जहाँ तक प्रेरणा का सवाल है, छायावादी कवि रूढ़ि, मर्यादा अथवा नियमबद्धता को स्वीकार नहीं करते। निराला केवल प्राणों के अपनत्व के आधार पर सब कुछ भिन्न होने पर अपनी प्रेयसी को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा इन कवियों के प्रेम की दूसरी जो विशेषता है वो है वैयक्तिकता। जहाँ पूर्ववर्ती कवियों ने, यानी छायावाद से पहले, जहाँ पूर्ववर्ती कवियों ने कहीं राधा, पद्मिनी, उर्मिला के माध्यम से प्रेम की व्यंजना की है, तो इन कवियों ने, अर्थात छायावादी कवियों ने निजी प्रेमानुभूति की व्यंजना की है, स्वयं का प्रेम। इनके प्रेम की तीसरी विशेषता यह है कि सूक्ष्मता, यानी स्थूलता की जगह सूक्ष्मता को महत्व दिया। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन स्थूल नहीं, परंतु इन्होंने सूक्ष्म भाव दशाओं का वर्णन किया है। चौथी इनकी जो विशेषता है वो यह है कि इनकी प्रणय गाथा जो है उसका अंत असफलता में परिणत या पर्यावसित होता है। अतः इनके वर्णनों में विरह का रोदन अधिक है। हृदय की सूक्ष्माति सूक्ष्म भावना को साकार रूप में प्रस्फुटित करना छायावादी कविता का सबसे बड़ा कार्य है। अब हम बात करते हैं तीसरा बिंदु, प्रकृति प्रेम, जो कि इस काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्मतम वर्णन और उसके प्रेम का वर्णन भी छायावादी कवियों की उल्लेखनीय विशेषता है। छायावाद के प्रकृति प्रेम की पहली जो विशेषता है वो ये है कि वे प्रकृति के भीतर नारी का रूप देखते हैं, उसकी छवि में किसी प्रेयसी के सौंदर्य वैभव का साक्षात्कार करते हैं। प्रकृति की चाल ढाल में किसी नव यौवना की चेष्टाओं का
प्रतिबिंब देखते हैं, उसके पत्ते के उसे जो यानी कवि को पत्ते के मरमर में किसी बाल किशोरी का मधुर आलाप सुनते हैं वो, अर्थात प्रकृति के हर कार्य में वो नारी का दर्शन करते हैं। प्रकृति में चेतना का आरोपण सर्वप्रथम छायावादी कवियों ने ही किया है, यानी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जैसे उन्होंने सबसे ज़्यादा छायावादी कवियों ने किया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये जो जयशंकर प्रसाद की कविता है ये इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। या फिर दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ये निराला की जो कविता है संध्या सुंदरी, इसमें प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। प्रकृति सौंदर्य की दूसरी जो प्रवृत्ति है वो ये है कि मुग्धता, यानी कवि से मुग्ध हो जाता है। जहाँ कवि प्रकृति में चेतना का आरोप करता है तो प्रकृति उसे सप्राण लगती है, अर्थात प्रकृति भी उसे प्राणवान लगती है। इसे कवि विस्मय प्रकट करता है, जैसे पंत की जो मौन निमंत्रण कविता है वो इसका उदाहरण है। कवि मानव जीवन की समस्त भावनाओं और अनुभूतियों को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। छायावादी कविताओं में प्रधान रूप से महादेवी में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है और विशेष रूप से परिलक्षित भी होती है। जैसे उन्होंने लिखा था कि मैं बनी मधुमास आली। अगली जो विशेषता है वो हम बाद में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और अगले वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।